सोचिए, एक आदमी जो दिखने में बिल्कुल आम है, न चेहरे पर गुस्सा न आंखों में वहशियत, वो मंदिर जाता है, भगवान के सामने सिर झुकाता है और सामने खड़ी लड़की से कहता है, ये प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद। लेकिन उसी पल उस प्रसाद के अंदर छिपी होती है मौत। न खून, न चीख, न कोई संघर्ष। कुछ ही मिनटों में एक जिंदा इंसान हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। और सबसे डरावनी बात, ये सब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 से ज्यादा बार हुआ। आज की ये कहानी है भारत के सबसे ठंडे दिमाग वाले और सबसे खौफनाक सीरियल किलर की, साइनाइड मोहन। ये बात है 18 जून 2009 कर्नाटक के हसन में मौजूद KSRTC बस स्टैंड के लेडीज बाथरूम के बाहर अचानक भारी भीड़ जमा हो जाती है। इस बाथरूम का दरवाजा पिछले कई घंटों से अंदर से बंद था और कई बार नॉक करने के बाद भी न तो दरवाजा खुला और न ही अंदर से किसी ने कोई जवाब दिया। जब आगे भी काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। लेकिन अंदर का नजारा देख वहां मौजूद भीड़ में हर इंसान के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। लोगों की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। अंदर फर्श पर एक दुल्हन की तरह सजी महिला की लाश पड़ी थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है और शव को बाहर निकालती है। काफी छानबीन के बाद भी पुलिस उसकी आइडेंटिटी नहीं पता कर सकी। जिस अवस्था में पुलिस ने उस लाश को पाया था, पुलिस यही मानकर चल रही थी कि उस महिला ने आत्महत्या की है। लेकिन उन्हें कहां पता था कि ये मामला उनकी समझ से कहीं ऊपर का है। इस दौरान हसन से करीब 160 किमी दूर दक्षिणा कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट के बटवाल में एक दूसरी कहानी गरमा रही थी। यहाँ 22 साल की अनीता मूल्य नाम की लड़की के गायब होने से भारी बवाल मचा हुआ था। उसके परिवार और पड़ोसी उसे पागलों की तरह खोज रहे थे, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। ये इलाका पहले से ही कम्युनल वायलेंस की आग में झुलस रहा था। हिंदू मुस्लिम तनाव इतना बढ़ चुका था कि कोई छोटी सी घटना भी बड़े दंगे में बदल सकती थी। इसी उथल पुथल भरे माहौल में किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि ये लव जिहाद का मामला है और एक मुस्लिम लड़का अनीता को भगाकर ले गया है। इसके बाद तो जैसे किसी ने बारूद के ढेर में आग लगा दी हो। राइट विंग हिंदू आउटफिट्स ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जोरदार प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सरकार तक पर अनीता को ढूंढने के लिए भारी दबाव बन गया। इसके बाद बंटवाल पुलिस फुर्ती में आकर अनीता की खोज शुरू कर देती है। खोजबीन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि हाल ही में हसन के KSRTC बस स्टैंड के वॉशरूम में एक महिला की बॉडी मिली है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। बटवाल पुलिस की एक टीम जब उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हसन आती है तो उसे पता चलता है कि ये लाश उसी 22 साल की अनीता की है, जिसको बटवाल पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही थी। अब तक अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें पता चलता है कि अनीता की मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी। बटवाल पुलिस को लगता है कि केस सॉल्व हो चुका है और अनीता ने जहर खाकर खुदकुशी की है। लेकिन अनीता के परिवार को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उनकी लड़की आत्महत्या कर सकती है। उनका सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर अनीता को खुदकुशी ही करनी होती तो इसके लिए वो अपने घर से 160 किमी दूर जाकर दुल्हन के कपड़ों में एक पब्लिक टॉयलेट में ऐसा क्यों करेगी। इसके बाद पुलिस पर इस केस की बारीकी से जांच करने का दबाव बनने लगता है। लेकिन जब इस मामले को पूरे 4 महीने बीत जाते हैं और पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता, तब पब्लिक के बढ़ते दबाव को देख इस केस को इंस्पेक्टर के नंजुंदेगौड़ा अपने हाथ में ले लेते हैं। उन्हें बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच में काम करने का एक्सपीरियंस था। वो अनीता के घर वालों से तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन उन्हें कहां पता था कि ये केस उन्हें एक ऐसे भयानक सच के मुहाने पर ले जाने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके नेतृत्व में पुलिस सबसे पहले अनीता के फोन रिकॉर्ड्स खंगालती है। कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार सामने आता है, जिससे अनीता को घंटों लंबी कॉल्स की गई थी। पता चलता है कि ये नंबर अनीता के गांव से कुछ दूरी पर स्थित मदिकरी में रहने वाली कावेरी यूज कर रही थी। लेकिन पुलिस तब हैरान रह जाती है जब कावेरी के परिवार से पता लगता है कि कावेरी पिछले कई महीनों से गायब है। अब तक पुलिस अनीता के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब उसे अहम सुराग की तलाश में कावेरी के गायब होने की भी छानबीन शुरू करनी पड़ती है। इसके बाद कावेरी के फोन नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। जांच में सामने आता है कि कावेरी को 2 नंबर से काफी ज्यादा कॉल आते थे, जिनमें से एक नंबर पुतुर की रहने वाली विनुता और दूसरा नंबर कसरागोड़ की रहने वाली पुष्पा का था। जब पुलिस उन दोनों के घर जाती है तो पुलिस वालों की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती।
जानकारी मिलती है कि कुछ समय से ये दोनों लड़कियां भी गायब हैं। जब पुलिस पुष्पा और विनुता के कॉल डिटेल्स को भी खंगालती है तो पता चलता है कि इन दोनों के नंबर से भी एक नंबर पर काफी बार कॉल किया गया था। पुलिस जब उस नंबर को भी ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये नंबर भी एक लड़की का था और पिछले कुछ समय से वो भी गायब है। इस तरह पुलिस के सामने पूरा एक पैटर्न था। एक के बाद एक लगभग 20 मोबाइल नंबर पुलिस को ऐसे मिले जिनसे आपस में कॉल किया गया था। इन्हें इस्तेमाल करने वाली सभी लड़कियां थीं और वो सभी 20 की 20 लड़कियां गायब थीं। पुलिस जैसे अब किसी भूल भुलैया में फंस चुकी थी, जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पुलिस को शुरू में शक होता है कि शायद कोई मानव तस्कर गैंग है जो मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर अपना शिकार बना रहा है। पुलिस शुरू में इसी एंगल से जांच करती है। कई होटल्स और गेस्ट हाउसेस पर छापा मारा जाता है, लेकिन गहराई से जांच के बाद भी पुलिस को कहीं से भी लड़कियों की किडनैपिंग या तस्करी के सबूत नहीं मिलते हैं। तभी पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। जांच में पता चलता है कि अब तक जो भी 20 लड़कियां गायब हुई थीं, उन सभी के सिम कार्ड का इस्तेमाल जिन मोबाइल फोन में हुआ था, उन सभी का IMEI नंबर सेम था। यानी साफ था कि कोई एक ही व्यक्ति था जो लड़कियों को गायब कर रहा था और उनके सिम कार्ड को एक ही मोबाइल में यूज कर रहा था। वो हर लड़की को फंसाता, फिर उसके फोन से अगली शिकार को कॉल करता। इसी सिलसिलेवार तरीके से उन सभी 20 लड़कियों के नंबर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन वो सब की सब लड़कियां गायब थीं। पुलिस तत्काल IMEI नंबर के हेल्प से मोबाइल फोन के ओनर का पता लगाने में लग जाती है। पुलिस को खोजबीन में पता चलता है कि उस फोन का ओनर कर्नाटक के मंगल के एक दूर के देरलाकट्टे गांव का रहने वाला है। पुलिस पता करते हुए पहले देरलाकट्टे गांव और फिर उस मोबाइल के ओनर तक पहुंच जाती है। पुलिस को खोजबीन में पता चलता है कि उस फोन का ओनर कर्नाटक के मंगल के एक दूर के देरलाकट्टे गांव का रहने वाला है। पुलिस पता करते हुए पहले देरलाकट्टे गांव और फिर उस मोबाइल के ओनर तक पहुंच जाती है। उस आदमी का नाम पुरुषा था। वह पुलिस को बताता है कि वह मोबाइल फोन बेशक उसका है, लेकिन अब वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि उसने काफी समय पहले ही ये मोबाइल अपने भतीजे को दे दिया था, जो एक सरकारी टीचर है और उसका नाम मोहन कुमार है। एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए मोहन कुमार का नाम केस में आते ही पुलिस उसकी कुंडली खंगालना शुरू कर देती है। आखिर ये मोहन कुमार कौन था? उसका गायब हुई उन 20 लड़कियों से क्या रिश्ता था? पुलिस ने प्लान बनाया कि अगर मोहन कुमार ने ही उन लड़कियों को गायब किया है तो वो आगे भी अपना खेल जरूर जारी रखेगा। इसलिए पुलिस तय करती है कि वो मोहन कुमार को उसका खेल खेलने देगी और उसे फिरंगे हाथ पकड़ लेगी। पुलिस ने नंबर्स को ट्रेस करके ये पता लगाना शुरू कर दिया कि मोहन कुमार अब अगला शिकार किसको बनाने वाला है। पता चलता है कि मोहन अब सुमित्रा नाम की 45 साल की विधवा औरत को टारगेट करने वाला है। पुलिस फौरन सुमित्रा से कांटेक्ट करके उसके घर पहुंच जाती है। जब पुलिस ने सुमित्रा को मोहन का फोटो दिखाया तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। सुमित्रा ने बताया कि उसने उसे अपना नाम मोहन नहीं सुधाकर बताया था और वो उससे शादी करने की बातें करता है। यहाँ पुलिस को अच्छा मौका मिल जाता है। पुलिस मोहन कुमार को उसके ही जाल में फंसाने का प्लान बनाती है। सुमित्रा से कहा जाता है कि वो मोहन कुमार को अपने फोन से कॉल करें और उससे कहे कि वो उससे शादी करना चाहती है। शुरू में सुमित्रा डर के मारे ऐसा करने से झिझकती है, लेकिन जब पुलिस उससे कहती है कि यहाँ 20 लड़कियों की जान का सवाल है तो वो प्लान का हिस्सा बनने के लिए मान जाती है। इसके बाद सुमित्रा मोहन कुमार को फोन करती है और कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहन कुमार इस बात से अनजान की एक ट्रैप है। वो उसके लिए मान जाता है और एक बस स्टैंड पर सुमित्रा से मिलने आ जाता है। यहाँ पुलिस पहले से ही तैयार थी। जैसे ही मोहन कुमार आता है, पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेती है। मोहन को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो मोहन पुलिस को बातों में उलझाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो टूट जाता है और राड से पर्दा उठाते हुए बताता है कि उसने 20 से ज्यादा लड़कियों को शादी के जाल में फंसाकर उनकी हत्या की है। यानी अनीता की मौत से शुरू हुई जांच अब 20 से ज्यादा महिलाओं की हत्या किए जाने पर पहुंच गई थी और पुलिस के सामने वो सीरियल किलर बैठा था जिसने यह सब किया था। इतना सुनते ही पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए।
उसकी करतूतें हेडलाइंस बन गईं, तो उसे एक नया और खौफनाक नाम मिला, साइनाइड मोहन, और उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। उसने कई महिलाओं की हत्या की बात कबूल कर ली थी, इसलिए केस सीआईडी को सौंप दिया गया। तब तक पुलिस ने कोडागू, मैसूर, बेंगलुरु, हसन और अन्य जिलों में उसके द्वारा की गई हत्याओं का पता लगा लिया था। इसके बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाती है, लेकिन जब मोहन कुमार का सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है तो वो सबको हैरान कर देता है। वो कोर्ट में अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि वो निर्दोष है और उसने किसी का कत्ल नहीं किया। वो कोर्ट में दलील देता है कि उन सभी महिलाओं ने खुद साइनाइड खाकर खुदकुशी की थी, क्योंकि उसने उनसे शादी करने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, वो अपना केस लड़ने के लिए सरकारी वकील लेने से भी मना कर देता है और अपना केस खुद लड़ता है। वो बड़ी चालाकी से चार्जशीट में लूप होल्स निकालकर काफी समय तक ट्रायल को खींचता रहता है, लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। चार्जशीट में उसे 25 हत्याओं का आरोपी बनाया गया था, लेकिन 46 गवाहों, 89 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और 31 जगहों की जांच के बाद कोर्ट उसे 20 मामलों में दोषी मान लेता है। 2013 में उसे अनीता की हत्या के लिए फांसी की सजा सुना दी जाती है। अगर पुलिस ने अलग अलग जिलों में हो रही उन हत्याओं पर पहले ही आपस में तालमेल बनाया होता तो मोहन शायद काफी पहले ही पकड़ा जाता और कई जानें बच सकती थी। लेकिन पुलिस ने तो लापरवाही की ही। कोर्ट ने भी 20 से ज्यादा निर्दोष महिलाओं के इस कातिल पर मेहरबानी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट मोहन कुमार की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है। आगे मोहन को कई महिलाओं की हत्या के मामले में मौत की सजा मिलती है, लेकिन हमारा जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि उसने उसकी बाकी की कई मौत की सजा को भी आजीवन कारावास में बदल दिया। उसे 2-3 मामलों में फांसी से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन बाकी केस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। आज भी वह हिंडा लगा जेल में बंद है और हर दिन कानूनी किताबें पढ़कर अपनी सजा को कम करने का रास्ता ढूंढ रहा है।